सुनना और फिर मैं तुम्हें इसका वीडियो बताऊंगा। देखा, तो तुम ध्यान से देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता कैसे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप एक कर्व बनाओ, लाइक आप दो एक्सिस बनाओ। मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है और मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे अपन बनाएंगे स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे अपन बनाएंगे स्ट्रेन। अब तुम पहले स्ट्रेस का मतलब समझना। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, और स्ट्रेन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितना खींचा रही है ना। जैसे मान लो कि तुम अगर हाथ में किसी रबड़ को पकड़ के खींचो तो रबड़ की लेंथ बढ़ती है, और तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, कम लगाओगे तो कम बढ़ेगी। तो तुम अब ध्यान से देखना कि ये ग्राफ बनता कैसे। देखो, सबसे पहले मान लो कि शुरुआत में ना तो कोई स्ट्रेस था ना कोई स्ट्रेन था। सब वापस ध्यान से सुनना। स्वरा आपने अभी ज्वाइन किया है, देखो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है। सपोज करो कि ये कोई रोड है ना, ये इस तरफ दीवार से बंधी हुई है। ये कोई रोड है जिसकी लेंथ है एल और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और मान लो कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, है ना। तो होगा क्या, आप फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो देखो, मान लो आप फोर्स बढ़ाते गए, लेंथ बढ़ती गई, बढ़ाते गए, लेंथ बढ़ती गई, बढ़ाते गए, लेंथ बढ़ती गई, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो मान लो कि ये पॉइंट है आपका ओ और ये पॉइंट है ए। तो ध्यान से सुनना, ए पॉइंट होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए पॉइंट होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसका मतलब है कि ओ से लेके ए तक आपने स्ट्रेस बढ़ाया। स्ट्रेस बढ़ाने का मतलब है कि आपने फोर्स बढ़ाया और आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ओ से लेके ए तक आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ए होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो याद रखना ओ ए के बीच में आपका मटेरियल इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है कि ओ और ए के बीच में मैं कहीं पे भी इसको छोड़ूं तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी इलास्टिक है, उसका मतलब क्या है कि अगर आपने उसको खींचा और छोड़ा तो वापस अपनी जगह पे चला गया। तो ओ और ए के बीच में आपकी बॉडी इलास्टिक है। और याद रखना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो वापस ध्यान से सुनना, अपन ने ओ पे इसको खींचना चालू किया और ओ से लेके ए तक मैंने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इट विल फॉलो हुक्स लॉ। और याद रखना ओ और ए के बीच में आपका मटेरियल क्या है, आपका मटेरियल है इलास्टिक। मतलब ओ और ए के बीच में आप कहीं पे भी इसको छोड़ोगे तो वापस अपनी शुरुआत वाली जगह पे चला जाएगा। और ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए क्या है, आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब है कि ओ और ए के बीच में आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ए के बाद आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। एक बार लिख लो इसको अपना कॉपी में, एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। तो ओ और ए के बीच में आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। और ओ और ए के बीच में आप कहीं पे भी इसको छोड़ो तो ये भाग के कहा चला जाएगा, ए पे चला जाएगा। ठीक है, और ए आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मान लो कि मैं स्ट्रेस और बढ़ाऊंगा, मतलब अब आप फोर्स की वैल्यू और बढ़ाओ। तो आप खुद सोचो, अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो लेंथ और बढ़ेगी, लेकिन अब आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो मान लो अब आपने फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और मान लो ये पॉइंट है बी। याद रखना ए से लेके बी के बीच में आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो नॉट फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कब फॉलो होगा, जब आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ए से लेके बी के बीच में भी आपकी बॉडी क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कि ए और बी के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे इसको छोड़ दो तो वो भाग के का चली जाएगी ओ पे। और बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, याद रखना बी पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, या फिर इसको एक और वर्ड बोलते हैं वो है इल्ड स्ट्रेंथ। लिखो अपनी कॉपी में YIELD, इल्ड स्ट्रेंथ। तो वापस सुनना, आपने चालू किया था ओ से, पहले आप ओ से लेके ए तक गए, तो ओ से लेके ए के बीच में बॉडी इलास्टिक है, हुक्स लॉ फॉलो कर रही है। ए से लेके बी के बीच में भी इलास्टिक है पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रही है। और बी आपकी इलास्टिक लिमिट है, मतलब बी तक आपकी बॉडी इलास्टिक होगी,
डी के बाद बॉडी का इलास्टिक नेचर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जैसे तुमने कभी प्लास्टिक की थैली को पकड़ के खींचा है, तुम कभी प्लास्टिक की थैली को ज्यादा खींचना और छोड़ना, तुम्हारी प्लास्टिक की थैली खींचा जाएगी, वापस अपनी जगह पे जाएगी नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक है। तो देखो अब क्या होगा, अब मान लो कि आप और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, तो आप और स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और मान लो कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि इससे ज्यादा वजन अब आपकी बॉडी नहीं झेल सकती। सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अब आपने भाई जितना तुमने खींचना था अब खींच लिया, अब इस बॉडी का एज खत्म हो गया। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी बॉडी इस पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकती। तो अब आपकी बॉडी करीबन करीबन कचरा हो चुकी है। तो अब भली तुम स्ट्रेस घटाना चालू करो, लेकिन क्या होगा, तुम स्ट्रेस घटाओगे तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा, और थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी टूट जाएगी। और डी होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। डी होता है फ्रैक्चर पॉइंट। लेकिन याद रखना, बी से लेके डी के बीच में बॉडी इलास्टिक नहीं होती है, बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक का मतलब है कि सपोज करो इस पॉइंट पे आपने बॉडी को छोड़ दिया, तो अब आपकी बॉडी ओ पे नहीं जाएगी। अगर इस पॉइंट पे आपने बॉडी को छोड़ा तो बॉडी पहुंचेगी यहां पे। बॉडी प्लास्टिक है, तो अगर आप छोड़ोगे तो अपनी जगह पे नहीं जाएगी, और इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस डिस्टेंस को, इस पूरे को अपनी कॉपी में बना लो, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम समझ लो 3 नंबर के फोकट के नंबर है, 3 नंबर के फ्री के मार्क्स है इस चार्ट को बनाने के और सारे पॉइंट के। तो ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट जिसको इल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। सी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। डी क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। और कोई तुम्हें पूछे बताओ बॉडी कहां तक इलास्टिक है, तो बी तक इलास्टिक है। कहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, तो ए तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। और बॉडी कब प्लास्टिक है, बी के बाद बॉडी प्लास्टिक है, और डी पे आपकी बॉडी टूट जाती है, क्योंकि आपने इतना फोर्स लगाया कि बेचारी बॉडी झेल ही नहीं पाई और टूट जाएगी। तो डी आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तुम में से किसी को कोई डाउट है, स्वरा कोई डाउट है, अनुष्का, परीन कोई डाउट है, ध्रुव तो पूछो। क्योंकि अब मैं तुम्हें यूट्यूब का एक वीडियो बता रहा हूं कि स्ट्रेस ये कैसे बनता है, लाइक कैसे बॉडी को खींचते हैं और बॉडी कैसे टूटती है। तो ये बना लो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर अपन वीडियो देखेंगे। कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। अनुष्का कोई डाउट है, स्वरा। स्वरा देख, सारे पॉइंट्स तेरे दिमाग में फिट होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है, प्रोपोर्शनल। फिर कौन सा आता है, इलास्टिक लिमिट। फिर कौन सा आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर लास्ट में कौन सा आता है, फ्रैक्चर पॉइंट। और तुम्हारे स्कूल में ये थोड़ा सा अलग भी बनवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा अलग भी हो सकता है, हाँ, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि एग्जैक्ट तुम्हें ऐसा कैसा ही बनाना है ना, अलग अलग। पर होता ऐसा है कि पहले आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है, और फिर आपकी बॉडी का इलास्टिक लिमिट तो होती है, लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, फिर आपकी बॉडी प्लास्टिक बन जाती है। ठीक है, तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो देखो, अब मैं यूट्यूब का तुम्हें एक वीडियो बता रहा हूं, आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये लिख लिया तुम लोगों ने, ये लिख लो पहले, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये अपन किसका बना रहे हैं, किसी इलास्टिक बॉडी का बना रहे हैं। इलास्टिक बॉडी मतलब जो कुछ कुछ हद तक इलास्टिक है, फिर वो प्लास्टिक बन जाएगी। आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो दुनिया की हर बॉडी प्लास्टिक बनी जाती है। ठीक है, तो अब तुम वो वीडियो देखना, देखो मैं वीडियो तुम्हें बता रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तुम सबको यहाँ पे एल्यूमिनियम टेंसाइल टेस्ट लिखा हुआ दिखता आ रहा है सबको? ध्रुव दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम टेंसाइल टेस्ट लिख रहा है क्या? ठीक है, अब तुम देखना इस वीडियो को। तो देखो, ये एक एल्यूमिनियम की रोड है ना, ये एल्यूमिनियम दिख रहा है तुम्हें, ये एक एल्यूमिनियम का सैंपल है। और देखना इसके ऊपर टेंसाइल टेस्ट करेंगे। तो देखो, इसको ऊपर से भी बांध रखा है और नीचे से भी बांध रखा है। अब क्या कर रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखना, इसकी लेंथ बढ़ेगी, ऊपर से भी खींच रहे हैं और नीचे से भी खींच रहे हैं। तुम अगर देखो तो देखो, तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, ध्यान से देखना, बढ़ रही है, देखो। देखो इसकी लेंथ बढ़ रही, ध्यान से देखो। और ध्यान से देखो,
अब यहां पे है ना बीच में चपटा हो गया, मतलब अब ये टूटने वाला है। अब क्या होने वाला है, ये टूटने वाला है, देखो, और टूट गया। ये हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। तुम्हें समझ में आया? तो पहले वो छोटा था, आपने खींचा और बाद में क्या हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया। तुम्हें तुम्हें समझ में आया ये डायग्राम, वो जो मैंने बताया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो आपका स्ट्रेन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी बॉडी का क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनना। स्वरा अनुष्का क्लियर है? ये पूरा डायग्राम याद रखना है, मैं सही बोल रहा हूँ, फोकट के नंबर है। अगर तुम ये डायग्राम भी गलत करके आते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तुम तुम्हारी एनसीईआरटी भी खोलना, तुम्हें पीछे दिखेगा। तो याद रखना, अगर मान लो मैं तुम्हें दो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दूं, मान लो मैं बोलूं कि ये एक मटेरियल का कर्व है और ये दूसरे मटेरियल का कर्व है, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ, ये मान लो मटेरियल नंबर 1 है, ये मटेरियल नंबर 2 है, और मेरा क्वेश्चन है विच वन विल हैव मोर यंग्स मॉड्यूलस, विच विल हैव विच विल हैव मोर यंग्स मॉड्यूलस। तो मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है, सर समझना। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा 1 है और ऊपर वाला एंगल थीटा 2 है, तो याद रखना जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, इस क्वेश्चन को लिखो और इसका आंसर लिखो। ये पक्का आता है, डेफिनेटली आता है। दो, अगर आपको दो कर्व दे दिए तो आप ये वाला एंगल देखो, किसका ये वाला एंगल ज्यादा है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, तो ये समझ, ये लिख लिया तुम लोगों ने, जिसका एंगल ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा। अब इसी ग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कैसा आता है वो देखना। मान लो कि मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे पास एक दो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक कर्व है ऐसा और एक कर्व है ऐसा, स्ट्रेस स्ट्रेन, और क्वेश्चन है विच विल हैव मोर स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन है बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका मटेरियल कितना लोड झेल सकता है। देखो, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो यहीं पे है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यहां पे है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आपको कौन सा पॉइंट देखना है, आपको देखना है कि किसका ये वाला पॉइंट ऊपर है। तो आप खुद देखो किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेकंड की ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपका मटेरियल कितना लोड झेल सकता है, तो सेकंड का ज्यादा है, फर्स्ट का कम है, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड। तो यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया एंगल से। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, किसका ये वाला पॉइंट ऊपर है। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लिया। और तीसरी एक और चीज है, तुम लोगों को याद है, याद क्या, तुम लोगों को पता है ना, मटेरियल दो तरीके के आते हैं, एक होते डक्टाइल, एक होते ब्रिटल। तुम्हें पता है ये डक्टाइल और ब्रिटल, जैसे कांच है, तो कांच को तुम थोड़ा भी मरोड़ो तो कांच टूट जाएगा, है ना। कभी तुम हाथ में कांच लेना और उसको थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करना, आपका कांच टूट जाएगा। लेकिन आप हाथ में कभी रबड़ लेना, जैसे स्लीपर, आप जो चप्पल पहनते हो वो, उस चप्पल को मोड़ना, देखना आपका चप्पल नहीं टूटेगा। तो चप्पल होता है डक्टाइल, लेकिन कांच क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल या फिर एक और वर्ड आता है फ्रेजाइल। कभी वर्ड सुना है फ्रेजाइल, जो अपने अमेजन से पार्सल आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इट कंटेन्स फ्रेजाइल मटेरियल, इनको संभाल के ले जाना। पता नहीं तुम लोगों ने कभी ये देखा कि नहीं देखा, लेकिन अब मटेरियल डक्टाइल है कि फ्रेजाइल कैसे पता करता है, तो ध्यान से देखो। हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन वेदर मटेरियल इज, मतलब कैसे पता पड़ता है, इस ब्रिटल, ब्रिटल मतलब मोड़ते ही टूट जाए, और डक्टाइल, तो कैसे पता पड़ता है कि आपका मटेरियल ब्रिटल है या डक्टाइल है। देखो कैसे पता पड़ता है, अगर मान लो कि मैं तुम्हें एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर दूं ऐसे कि ये, और एक मान लो मैं तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन कर दूं ऐसा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, मान लो ऐसा, तो कैसे पता पड़ता है, ध्यान से देखना। अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट पास पास है, मतलब ये कौन सा मटेरियल है,
ब्रिटल, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट दूर दूर है, मतलब ये कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। बना लो, तो बना लो इन दोनों को। तो इफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोजर, एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोजर, तो कौन सा मटेरियल है, तो वो कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल। वरना क्या होगा, डक्टाइल। लिख लो, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो आप ग्राफ देख के पता कर सकते हो कि कौन सा ब्रिटल है और कौन सा डक्टाइल है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे स्ट्रेस स्ट्रेन के तीनों इंपॉर्टेंट ग्राफ। मतलब आप ग्राफ से क्या निकाल सकते हो। बस 2 टॉपिक और बाकी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये लिख लो। तुम्हें कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो, प्लीज यार। आप डाउट पूछो तो मुझे भी लगेगा यार तुम कुछ सीख रहे हो। वरना प्लीज यार तुम एनसीईआरटी खोलना। एनसीईआरटी में इसके ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम सब सॉल्व नहीं हो एनसीईआरटी तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। बस एक छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एलास्टोमर्स। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एलास्टोमर्स। एलास्टोमर मतलब जैसे रबड़। और कई बार मैंने देखा है स्कूलों में क्वेश्चन आता है कि अपना जो एओर्टा होता है ना, एओर्टा अपने हार्ट के ऊपर, पता है तुमने 10th में पढ़ा होगा एओर्टा। एओर्टा आता है कुछ लाइक कुछ समथिंग एओर्टा होता है हार्ट के ऊपर यार। तो एओर्टा भी एक एलास्टोमर है। तो एलास्टोमर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा, देखो बहुत आसान है। ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, बस खत्म। और ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, बस इतना सा बनेगा। बना लो इसको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एलास्टोमर्स। बना लो इसको अपनी कॉपी में। और याद रखना एओर्टा का भी यही होता है। है ना, पता पड़ा एग्जाम में एओर्टा आया और तुम बोल रहे हो तो आपने एओर्टा पढ़ाया ही नहीं। लिख लो। पर वो तो अलग अलग मटेरियल का होता है बेटा। पर यार ये तो अपने ना, ये तो सब मटेरियल का अलग अलग होता है। तो तुम मुझे अगर ये पूछे कि सर किसका फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा है, तो तुझे मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देना पड़ेगा। है ना, मैं ऐसे बिना किसी मटेरियल के नहीं बता सकता। सबका अलग अलग होता है। अच्छा, एलास्टोमर्स क्या होते हैं वो लिख लो। एलास्टोमर्स क्या होते हैं, तो लार्ज स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस। लार्ज स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस। अब देखो तुम समझो, जैसे रबड़ है, तो उस रबड़ पे तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो भी रबड़ कितना खींचाता है, सोचो। तुम अगर है ना रबड़ को, जैसे चिंगम है, हाथ में पकड़ के खींचो उसको, कितना खींचा जाती है ना। तो ये सब एलास्टोमर है। लार्ज स्ट्रेन फॉर स्मॉल स्ट्रेस, तो छोटा सा फोर्स लगाओगे तो भी स्ट्रेन ज्यादा है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, एलास्टोमर बोलते हैं। ठीक है, और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लिख लिया तुम सबने। तो अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, देखो अपन ने 3 तरीके के स्ट्रेस पढ़े, 3 तरीके के स्ट्रेंथ पढ़े। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस पढ़ा, फिर अपन ने शेयर मॉडुलस पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी कैसे करते हैं, एलास्टोमर क्या होते हैं, और फाइनली है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लास्ट टॉपिक लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्या है, देखो एप्लीकेशन मतलब अपन ने ये चैप्टर क्यों पढ़ा, है ना, क्यों पढ़ा, मतलब इस चैप्टर में ऐसा क्या था कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो तुम सब कभी भी यहाँ गए हो, अपने उदयपुर के पास में एक चीरवे का घाटा है, कोई गया है चीरवे का घाटा, आई डोंट नो, नाथद्वारा रास्ते में आता है। तो तुम देखना यहाँ पे आजकल वैली क्रॉसिंग चालू हुई है। वैली क्रॉसिंग मतलब 2 पहाड़ियां होती है और उन पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी होती है। तुमने कभी देखा है, और होता क्या है कि वो रस्सी थोड़ी टेढ़ी होती है, आई थिंक सो। और तुम यहाँ लटकते हो और तुम ऐसे झूलते हुए इस वैली को क्रॉस करते हुए इधर पहुंचते हो। सब में देखा है ये, आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। जिप लाइन, ओके सॉरी, जिप लाइन, ओके जिप लाइन। ठीक है यार, थैंक्स यार। अब सुनो, तो तुम कभी भी जिप लाइनर पे जाना, तुम यहाँ पे देखना, वहां पे ना इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखी होती है कि इस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब आपका ये जो वायर है या फिर जो रोप है
ये रस्सी है, ये कितना वजन झेल सकता है। वहां पे लिखा होता है, जैसे मान लो वहां पे लिखा हुआ है 90 किलो, है ना, और मान लो कि मैं, जैसे मेरा वजन है 100 किलो, तो भाई मैं गया तो मैं वैली क्रॉस नहीं करूंगा, मैं वैली के अंदर चला जाऊंगा। सो थिंग इज, जब आप ऐसी कुछ चीजें डिजाइन करते हो ना, मतलब ऐसी कोई चीज बनाते हो, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका मटेरियल मैक्सिमम कितना स्ट्रेस झेल सकता है ना। तो वापस सुनना, देखो, द elastic behavior of materials plays a very important role in everyday life. All engineering design require precise knowledge of the elastic behavior of material. For example, while designing a building, the structural design of the column, beams and support require knowledge of strength of material. जैसे अपना घर होता है, तो तुम्हें पता है अपना घर बनाने से पहले अपन नींव खोदते हैं, और नींव के अंदर पहले अपन नींव मजबूत करते हैं, और फिर नींव के ऊपर अपना घर खड़ा होता है। क्योंकि चाहे अपना घर का वजन ज्यादा भी हो जाए, लेकिन अगर नींव मजबूत है ना, तो वो उसको झेल लेगा। अगर नींव मजबूत नहीं है तो झेल नहीं पाएगा। तो नींव कितनी मजबूत बनानी है, कितने बड़े सरिये लगाने, ये सब अपने को इस चैप्टर से पता पड़ता है ना। ये सब अपने को किससे पता पड़ता है, इस चैप्टर से पता पड़ता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला ये लिख लेना, कौन सा, स्ट्रक्चरल डिजाइन वाला टॉपिक। अब दूसरा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे तुम लोगों ने कभी भी ब्रिज देखा है, जैसे मान लो ब्रिज कैसा होता है, यहाँ पे ऊपर गाड़ियां चलती है, इस जगह गाड़ियां चलती है, और नीचे एक पिलर होता है। लेकिन तुम कभी भी देखना, ये पिलर ऐसा नहीं होता है। ब्रिज के नीचे का जो पिलर होता है ना, वो वापस नीचे इतना बड़ा बेस होता है। क्योंकि होता क्या है, ऊपर इतनी गाड़ियां है, तो सोचो ये सारा का सारा वजन इतनी सी जगह झेलेगी, तो इस पिलर के जमीन में घुसने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वजन आएगा, वो सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर तुम एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर घट जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, ब्रिज के नीचे का एरिया बढ़ा देते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में, बेस ऑफ ब्रिज। तो किसी भी ब्रिज का जो बेस होता है ना, इज मेड थिकर so that pressure will decrease, so that pressure will decrease, है ना। वरना होगा क्या, अगर मान लो ये ब्रिज है और आपका पिलर ऐसा है, तो इसके जमीन में घुसने का खतरा होगा। लेकिन अगर मान लो ये ब्रिज है और आपका नीचे बेस इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा बेस जमीन में नहीं घुस सकता, ये आपका सारा वजन यहाँ पे फैल जाएगा और आपका स्टेबल ब्रिज बनेगा, है ना। तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन आ गया, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, वो कॉलम बिम घर को डिजाइन करना। दूसरा आ गया तुम्हारा ब्रिज को डिजाइन करना। और तीसरा और सबसे लास्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो लिखो अपनी कॉपी में, डिजाइन ऑफ क्रेन्स। तुम लोगों ने सब में लाइफ में क्रेन देखी है, क्रेन। क्रेन कैसी होती है, देखो क्रेन ऐसी होती है, यहाँ पे नीचे होता है, ऊपर एक खंबा होता है, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ लटक रहा होता है। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपके थिक वायर्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वायर्स की। अब ये वायर की क्यों बनी होती है, ताकि जब मुझे इस पार्ट की जरूरत नहीं है, तो वायर को तो क्या कर सकते हैं अपन, फोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। कई लोग पूछते हैं कि इसको वायर की क्यों बनाते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ पे एक इतना बड़ा रोड टांग दो। तो अगर जरूरत नहीं है, तो क्या इस रोड को आप फोल्ड कर सकते हो, नहीं। लेकिन वायर को क्या कर सकते हैं, अपन फोल्ड कर सकते हैं। दोनों की थिकनेस सेम ही है। मान लो रोड की थिकनेस और इन सब वायर की थिकनेस सेम है, तो दोनों की स्ट्रेंथ तो बराबर ही होगी। लेकिन वायर यूज करने का फायदा क्या है, वायर यूज करने का फायदा है कि इट कैन बी फोल्डेड। इसको क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। आप किसी बड़े डंडे को तो फोल्ड नहीं कर सकते। और मान लो क्रेन ए से जगह बी तक जा रही है, तो रास्ते में तो डंडा झूलेगा, और रास्ते में डंडा झूलेगा तो यार रास्ते में जो भी आएगा डंडा उसे टकरा भी सकता है, तो लग भी सकती है। लेकिन वायर को क्या कर सकते हो, आप फोल्ड कर सकते हो। इसलिए क्रेन में क्या यूज करते हैं अपन, थिक वायर, क्योंकि आप इनको फोल्ड कर सकते हो, है ना। और पूछो, तुम्हें कुछ पूछना है तो। इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर से तुम्हें एक क्वेश्चन तो किसका मिलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का मिल सकता है, और एक तुम्हें यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस का मिल सकता है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। अनुष्का कोई डाउट है, परीन स्वरा कोई डाउट है तो पूछो है प्लीज यार। ध्रुव कोई डाउट है, ओके कोई डाउट नहीं। देखो देखो अब क्या है कि ना, इस साल सीबीएसई ने काफी टॉपिक्स अपने सिलेबस से रिमूव कर दिए है ना। मैं तुम्हें आज ना वो रिवाइज सिलेबस भेज दूंगा। पर तुम्हारे स्कूल में अगर मान लो कोई टॉपिक पढ़ाता है, तो तुम मुझे प्लीज बताना कि सर हमें ये पढ़ाया है, आप हमें अलग से पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि मेरे जो नोट्स भी तुम्हें भेज रहा हूँ ना, वो लास्ट ईयर वाले हैं, तो उसमें वो टॉपिक भी इंक्लूडेड है जो सिलेबस से हट गए।
तो तुम डरना मत कि सर आपने ये सब नहीं पढ़ाया। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो हट गए, पर तो भी तुम्हें पढ़ाया हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स में तुम्हें भेज रहा हूँ, ये वाली शीट में तुम्हें भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके यार, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार। हाँ यंग्स मॉडुलस तो है, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया चैप्टर। आज अपन इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, तुम एंजॉय करो, ठीक है। चलो इसके साथ अपने 9 चैप्टर खत्म होते हैं, अब 10वां चैप्टर है। हाँ ध्रुव पूछ, क्या डाउट है, ध्रुव पूछो। पर इशू, इशू है ना वो क्या बोलते हैं वो यार, ये क्या बोला उसने मुझे, अवंती अवंती, वो डूंगरपुर चला गया ना, वो उदयपुर छोड़ दिया उसने, वो डूंगरपुर शिफ्ट हो गया है। तो वहां पे कोई अवंती ज्वाइन किया है, तो वो शाम वाले बैच में आता है कभी, या वो रिकॉर्डिंग देखता है। उसने वहां पे कोई ऑफलाइन पता नहीं कोई पढ़ा रहा है घर पे, वहां पे जा रहा है समथिंग, तो वो शाम वाली क्लास में आता है। तू भी आया कर उस क्लास में, सब आया करो, क्या जा रहा है। पूछो। हाँ ध्रुव पूछो, क्या डाउट है बेटा यंग्स मॉडुलस में, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, है ना। अनिष्का कोई डाउट है, स्वरा तो पूछो। अरे परीन भेज दूंगा मैं तो लिंक, और उसमें भी यही सब चल रहा है, ये सब दो दो बार पड़ेगा क्या। 11th के 5 बैच है, मैं क्या मैं तो पांचों का लिंक भेज दूं तेरे को, पांचों में आएगा। ओके, तो मैं यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, देख ध्रुव ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसे करते देख। सपोज कर कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और मान ले कि मैंने इसको नीचे ऐसे बाइंड कर रखा है, और इस मटेरियल की हाइट है h, और मान ले ये वाला एरिया है a, और सपोज कर मैंने कोई फोर्स लगाया ऐसे। याद रखना जब फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना, तो अपन यंग्स मॉडुलस लगाते हैं। तो स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। और मान ले कि तूने जब फोर्स लगाया तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, इसकी हाइट बढ़ गई, और मान ले इसकी हाइट कितनी बढ़ी, डेल एच। पहले एच थी, हाइट कितनी बढ़ गई, डेल एच। तो स्ट्रेन क्या होगा, कितनी हाइट बढ़ी अपॉन ओरिजिनल कितनी थी। और यंग्स मॉडुलस कैसे लगाते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे एल भी लिखते हैं, मैंने एच लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यंग्स मॉडुलस कब लगाते हैं, जब आपका फोर्स जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेस तो हमेशा वही रहेगा हमेशा, पर स्ट्रेन क्या होगा, कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल कितनी थी। और स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहां पे मैंने यंग्स क्यों लगाया, शियर और बल्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शियर कब लगता है, जब फोर्स एरिया के पैरेलल होता है। बल्क कब लगता है, जब पूरी बॉडी पे फोर्स लगता है, सब तरफ से, चारों दिशाओं से। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पार्ट पे लग रहा है, और वो भी परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा, यंग्स मॉडुलस आएगा। और पूछो, क्या डाउट है तुम लोगों को, तो पूछो। परीन कोई डाउट है, स्वरा कोई डाउट है तो पूछो, ये तो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।